जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली शाम को आपकी आरओ से संबंधित सामान्य अध्ययन की क्लास होती है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को कवर करते हैं और इस क्लास में मोस्ट 50 क्वेश्चन होते हैं, तो उन्हीं पे हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। इससे पहले हमने 11 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। जिन लोगों ने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और भैया, चैनल में आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए दोस्तों, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन कह रहा है, सूचना का अधिकार अधिनियम साधारणतः नौकरशाही में उत्तरदायित्व का मनोभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार रहा है। ये आपका सही बताया है। अगला कह रहा है कथन, इसे वांछित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए अभी मीलों तक यात्रा करनी है। ये भी आपका सही है। तो आपने देखा दोस्तों, कथन और दोनों के दोनों कथन आपके सही हैं। तो कुट के माध्यम से देखेंगे राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है। तो बताइए भैया, संसद के अधिकारियों में कौन सम्मिलित है। तो पहला कह रहा है अध्यक्ष लोकसभा, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष, सही है। अगला कह रहा है उपाध्यक्ष लोकसभा, लोकसभा का उपाध्यक्ष भी शामिल है। अगला कह रहा है महासचिव लोकसभा, ये भी शामिल है। और लास्ट कह रहा है अध्यक्ष राज्यसभा, तो राज्यसभा का अध्यक्ष भी जो है संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है। तो आपने देखा दोस्तों, सभी के सभी सही हैं। तो कूट के माध्यम से देखेंगे राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो यहाँ से राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, सभी चारों, यानी कि चारों के चारों जो है संसद के अधिकारियों में सम्मिलित हैं। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो बताइए भैया, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, कौन से अनुच्छेद में इसका प्रावधान दिया है। तो इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 253 के तहत राज्य सूची पर जो है संसद कानून बना सकती है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया। तो इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। तो बताइए भैया, किसको सम्मिलित नहीं किया गया है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध, यही जो है सम्मिलित नहीं किया गया है। और साथ ही बता दें, इसका प्रावधान अनुच्छेद 110 में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, किसमें भैया, 110 में इसका प्रावधान दिया गया है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर इसे लोकसभा को वापस किया जाना चाहिए। तो बताइए भैया, कितने दिनों में इसको जो है वापस किया जाना चाहिए। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 14 दिनों के अंदर इसको वापस करना चाहिए लोकसभा में। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। तो बताइए भैया, वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, वित्त विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, यही इसका सही कथन है। ठीक है दोस्तों, और साथ ही बता दें
अनुच्छेद 109 में कहा गया है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा, अतः इसे धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो बताइए भैया, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है। और साथ ही बता दें, अनुच्छेद 118 कौन सा भैया? अनुच्छेद 118 के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है दोस्तों, जिसे स्पीकर भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो बताइए भैया, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा जो है इसकी नियुक्ति की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट बनेगा। संसद की लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा 22 जो है आपके पूरे सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 जो है लोकसभा से और 7 जो है राज्यसभा से सदस्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, जिनकी नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लोक लेखा समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं। तो बताइए भैया, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया। लोकसभा में, तो लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 7, तो टोटल मिलाकर के 22 सदस्य बनते हैं। तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंध किया गया है? तो बताइए भैया, राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 122 के तहत जो है न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किए जाने का प्रावधान दिया गया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। तो बताएं भैया, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। और साथ ही बता दें, अनुच्छेद 126 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऐसा तब किया जाता है जब मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होता है, तब जो है ऐसा किया जाता है, और इसका प्रावधान अनुच्छेद 126 में दिया गया है। तो सभी के सभी फैक्ट याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो बताइए भैया, कैसे की जाती है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ जो है इसकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है दोस्तों, और इसका प्रावधान अनुच्छेद 124 में दिया गया है। तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। तो बताइए भैया, कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद के सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 134 ए को मिला करके अनुच्छेद 132 को पढ़ना, यही जो है
अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है। और साथ ही बता दें अनुच्छेद 132 संवैधानिक मामलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता का वर्णन करता है और अनुच्छेद 134 का ए उच्चतम न्यायालय के अपील के लिए प्रमाण पत्र का उल्लेख के बारे में बताता है। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है। तो बताइए भैया भारत में मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत कौन सा है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी न्यायिक व्याख्या, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। और साथ ही बता दें केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के बाद संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है। तो भारत में जो है न्यायिक सक्रियता किससे संबंधित है। तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जनहित याचिका से संबंधित है, याद रखिएगा दोस्तों। और साथ ही बता दें भारत में न्यायिक सक्रियता न्यायिक पुनरावलोकन और जनहित याचिका दोनों से जो है संबंधित है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है किसी राज्य के राज्यपाल संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो बताइए भैया राज्य के राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करते हैं। तो इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 213 के तहत जो है अध्यादेश जारी किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है। तो बताएं भैया किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्यता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश की। और बता दें विधानसभा सीटों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में वर्तमान में जो है 403 जो है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है। तो इसके ऑप्शंस इस प्रकार हैं। तो बताइए भैया इन चारों में से राइट आंसर कौन सा बनेगा जिसमें किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या हो। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी न्यूनतम संख्या 60 और अधिकतम जो है 500 होनी चाहिए, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है मुख्यमंत्री संबंधी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो इसके ऑप्शंस इस प्रकार हैं। तो बताइए भैया इनमें से मुख्यमंत्री के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, जो कि यही गलत दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम क्या है। तो बताइए भैया राइट आंसर कौन सा बनेगा इनमें से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 10 सदस्य या कुल सदस्य का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है। तो बताइए भैया राइट आंसर कौन सा बनेगा। तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए किसी राज्य का विधानमंडल, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसका प्रावधान
संविधान के अनुच्छेद 267 में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, किसमें? अनुच्छेद 267 में इसका प्रावधान दिया गया है। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रिट याचिका को कहा जाता है। तो बताइए भैया उसे क्या कहा जाता है? तो इन चारों में से राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, मैडमस कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और बात करें दोस्तों मैडमस की, तो मैडमस को परमादेश कहा जाता है। क्या भैया? परमादेश कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? तो बताइए इनमें से राइट आंसर कौन सा बनेगा जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्चतम न्यायालयों का प्रावधान दिया गया हो? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 241 के तहत केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्चतम न्यायालयों का प्रावधान दिया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची के 3 विधायी सूचिकाओं का प्रावधान है। तो बताइए भैया 3 विधायी सूचियों का प्रावधान किस में दिया गया है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 7वीं अनुसूची में जो है इसका प्रावधान दिया गया है। और विधायी सूचियाँ 3 होती हैं। पहली आपकी संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। तो यही तीनों सूचियों का प्रावधान 7वीं अनुसूची में दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है, कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। तो कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाती है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च न्यायालय द्वारा जो है कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। और इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 224 में दिया गया है। तो याद रखिएगा, कभी कभी इसका अनुच्छेद भी पूछ लेता है। चलिए भैया बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बार आप सभी क्लास को शेयर कर दें और लाइक भी कर दें। क्वेश्चन कह रहा है, केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों का वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से 2 अनुच्छेद शक्तियों का वितरण को विनियमित करते हैं। तो इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं। तो बताइए भैया वो दोनों अनुच्छेद कौन से हैं? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 245 तथा 246। और बात करें दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 तथा 246 संघ तथा राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण विनियमित करते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं उल्लिखित है। तो जिसमें जो है राज्य सरकारें और केंद्र सरकार दोनों के दोनों कानून बना सकती हैं वह कौन सी सूची है? तो आप सभी को पता होगा कि समवर्ती सूची में जो है केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं, लेकिन किसी भी गतिरोध उत्पन्न होने पर संघ का कानून मान्य होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा, समवर्ती सूची। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न करों में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? तो बताएं भैया राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कृषि आय के अतिरिक्त आय कर जो है यही संघ द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है। ठीक है दोस्तों। और इसे संघ तथा राज्यों में दोनों में बांटा जाता है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? तो बताइए भैया किस भाग में
केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 11वें भाग में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है सहकारिता आयोग की सिफारिशों का संबंध है, तो इन चारों में से राइट आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा जिसमें सहकारिता आयोग की सिफारिशों के संबंध में बारे में बता रहा हो। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों में से यही जो है सहकारिता आयोग की सिफारिशों का संबंध है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो बताइए भैया अनुच्छेद 252 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में की जा सकती है। तो इन चारों में से राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण जो है आपातकाल घोषित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। बताइए भैया राइट आंसर कौन सा बनेगा जिस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 356 के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। और साथ ही बता दें अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन प्रायः राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कभी कभी पूछ लेता है कि राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू होता है, तो वही गवर्नर या राज्यपाल की जो है सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा जो है अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जाता है किसी भी राज्य में। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। तो बताइए भैया आपातकाल की अवधि किसी भी राज्य में कैसे बढ़ाई जाती है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, संसद के द्वारा बढ़ाई जा सकती है आपातकाल की अवधि। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है। तो इन चारों में से राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, आंतरिक अशांति यही जो है आपातकाल की जो है आधार नहीं हो सकता है। और बाकी के आपके युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह ये तीनों के तीनों जो है आपातकाल के जो है आधार बन सकते हैं। बाकी आपका ऑप्शन नंबर डी, आंतरिक अशांति ये जो है आपातकाल का आधार नहीं बन सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। तो इसके ऑप्शंस इस प्रकार हैं। तो बताइए भैया किस आधार पर जो है प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। तो इन चारों में से राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय अनुदान और संघ के स्वराज में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए प्रत्येक 5 वर्ष बाद सामान्य रूप से वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है। तो बताएं भैया कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है। तो अनुच्छेद 280 वित्त आयोग से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर होता है? तो अभी थोड़ी देर पहले ही ये क्वेश्चन दूसरे टाइप से पूछा हुआ था, तो बताइए भैया कमेंट बॉक्स में। तो इन चारों में से राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, वित्त आयोग की सिफारिश पर इसका बंटवारा किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था निकाय नहीं है? तो बताएं भैया इन चारों में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय या संस्था नहीं है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, योजना आयोग। यही जो है संवैधानिक निकाय नहीं है। और बता दें, योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं थी, क्योंकि इसका जो है संविधान में किसी भी प्रकार से कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए जो है यह संवैधानिक संस्था नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं? तो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई। तो बताइए भैया इन चारों में से राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव के द्वारा जो है नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई थी। और बता दें, योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव द्वारा 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया है। ठीक है दोस्तों, और वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष सुमन बैरी हैं, तो याद रखिएगा, पूछ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है? तो बताएं भैया इन चारों में से राइट आंसर कौन सा बनेगा जो राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदक से, यही जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रशासनिक सुधार आयोग जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संयुक्त की थी के अध्यक्ष थे? तो बताइए भैया इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इन चारों में से राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, मोरारजी देसाई। यही जो है इसके अध्यक्ष थे, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित है। तो आप सभी को पता होगा कि अनुच्छेद 370 जो है किससे संबंधित है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर राज्य से अनुच्छेद 370 संबंधित है। ठीक है दोस्तों, और साथ ही बता दें, अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, परंतु 6 अगस्त वर्ष 2019 में जो है जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष स्थिति से के राज्य से समाप्त कर दिया गया था इसका दर्जा। कब भैया? 6 अगस्त वर्ष 2019 में जो है इसके विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया था। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से एक के अनुमोदक से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो इसके ऑप्शंस इस प्रकार हैं। तो बताइए भैया किसके अनुमोदक से जो है लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदक द्वारा जो है संघ लोक सेवा आयोग को जो है सौंपा जा सकता है। ठीक है दोस्तों,
आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है। तो बताइए भैया, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहीं तक आपके मोस्ट 50 क्वेश्चन थे जिनको हमने आपके साथ कवर किया। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और भैया आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।